हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आ गया हूँ वापस से मैराथन सीरीज लेकर। और आज का हमारा एजेंडा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट। तो आज डे 1 होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैराथन सीरीज के लिए। और मैराथन सीरीज के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं अपनी ही बनाई बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स की जिसका नाम है केस स्टडी क्रैकर, क्योंकि ये मेनली ओरिएंटेड है केस स्टडी क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, वो मेरी खुद की बनाई बुक है, उसी को हम रेफर करेंगे आपके मैराथन सीरीज के लिए। एंड आपको इस बुक के बारे में खास बात बता देता हूँ, ये बुक ना मात्र 98 पेज के अंदर बनाई गई है। और 98 पेज में ना मैंने ऐसा कोई भी कंटेंट को कट नहीं किया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इंस्टेड कुछ जगह कुछ टॉपिक्स में मैंने क्या करके रखा है, थोड़ा एक्सेस ही लिख कर रखा है जो कि बोर्ड से उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि सीयूईटी में वो बातें पूछ दी जाती हैं तो मैंने वो भी कवरेज इसमें डाल दी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपने लेफ्ट हैंड कॉमर्स के चैनल पर स्टार्ट करते हैं मैराथन सीरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। ठीक है, तो जैसा कि हमारा चैप्टर 1 है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हम वहां से अपना मैराथन सीरीज कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक है, तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तीन बातें हैं इसमें। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो सर्कुलर का मतलब ये ना बार बार एक ही साइकिल में आएगा जाएगा, इकोनॉमी में रोटेट होते रहेगा, इसलिए सर्कुलर बोलते हैं। फ्लो का मतलब यहाँ दो तरीके के फ्लो होते हैं, हम आगे देखेंगे, रियल एंड नॉमिनल फ्लो। ठीक है, यानी पैसा भी फ्लो होता है, रोटेट होता है, और गुड्स एंड सर्विसेज भी इकोनॉमी में रोटेट होती हैं। उस पैसे के बदले कभी खरीदी जाती हैं, कहीं बेची जा रही हैं। तो वो दो फ्लो की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, ऑफ इनकम, इनकम भी दो तरीके के इकोनॉमिक्स के एंगल से देखे जाते हैं। एक होता है अर्नड इनकम, ठीक है, यानी फैक्टर इनकम, और दूसरा होता है अनअर्नड इनकम यानी ट्रांसफर इनकम। तो ये चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी इनकम हैं, चाहे वो रियल हो, नॉमिनल इनकम हो, या हमारे जो फ्लो है रियल या नॉमिनल फ्लो, उसका जो सर्कुलर फ्लो होता है इकोनॉमी में, साइकिल कंटिन्यूअसली होते रहता है, उसके बारे में ये चैप्टर बताया गया है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने लिखा है इसी को शॉर्ट एंड सिंपल में, इट इज साइक्लिकल एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इनकम बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अभी आगे के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने और भी डेफिनेशन दिए हैं, आप उन डेफिनेशन को भी गो थ्रू कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो चल रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो तीन फेजेस में बटा हुआ है इकोनॉमी के अंदर। तीन फेजेस में सबसे पहले जनरेशन या प्रोडक्शन फेज होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम फेज होता है, और उसके बाद डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर फेज होता है। इसका कहने का मतलब ध्यान से समझना, पहले ना हाउस होल्ड के लोग कहाँ जाएंगे, फैक्ट्रीज में, फर्म्स में, और वो अपने फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगाएंगे, और लगाकर क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। जब वो लगाकर गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर दिए, तो भाई जैसे जिसने लैंड दिया होगा उसको उसके रिटर्न में फैक्टर पेमेंट आते हैं, यानी जिसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं, यानी RWIP, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट लैंड के लिए, लेबर के लिए वेजेस, और जो कैपिटल दिया उसका इंटरेस्ट, और जो हमारे लिए काम कर रहा है, रिस्क ले रहा है, एंटरप्रेन्योर जो है, उसके लिए प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बोला कि पहले सामान को फैक्टर सर्विसेज लगाकर प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर जब हमारे पास पैसा आएगा, हमारी मेहनत का हमें मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, वो मेरे को जो मिल रहा है उसको इनकम फेस किया, और उस पैसे को लेकर जाऊंगा मैं मार्केट में वापस, जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की हैं उसको मैं कंज्यूम करूंगा, यानी उस पर मैं एक्सपेंडिचर करूंगा, स्पेंड करूंगा, और वहां से वापस से वो पैसा फर्म के पास चला जाएगा। तो यही चीज ये बोल रहा है कि फर्म सबसे पहले सर्विसेज लेकर गुड्स एंड सर्विस बनाता है, उस सर्विस को जो लिया है उसके बदले उनको फैक्टर इनकम या पेमेंट्स करता है, उस इनकम को आने के बाद हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बनाए थे अपनी जरूरत के हिसाब से कंज्यूम करता है, यानी उस पे पैसा
स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर करता है और वो वहां खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वापस से देखो यही बोला क्या, पहले सामान बनेगा, फिर उसके लिए पैसे बटेंगे और वो पैसे को हम स्पेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये हमारे 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्टॉक और फ्लो 2 वेरिएबल्स हैं। इसको मैं एक हेडिंग देता हूं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कहने का मतलब, हम ना इकोनॉमिक्स में कई कंसेप्ट्स हैं या कई चीजों को एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं, और कई चीजों को हमें ना पर्टिकुलर डेट या टाइम पे हम मेजर नहीं कर सकते, या करेंगे तो एक्यूरेट मेजर नहीं हो पाएगा, तो उसको हम ओवर द पीरियड मेजर करते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके के वेरिएबल्स हैं, यानी 2 चीजें जिसकी वैल्यू बदलती है ओवर द टाइम, लेकिन एक को हम किसी एक स्पेसिफिक डेट टाइम पर जाकर मेजर करते हैं और एक को ओवर द पीरियड। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हमारा जो बैलेंस शीट बनता है वो 31 मार्च एज जो ईयर एंड का होगा, जो भी 2024-25 उस दिन पे बनता है। वेयर जब भी हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब उसमें पूरे साल का, यानी प्रॉफिट एक दिन में नहीं होता, रोज 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 थोड़ा 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 करके प्रॉफिट होता है। तो वो ओवर द पीरियड का कंसेप्ट है। लेकिन जो हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं वो रोज रोज नहीं घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यू को हमें रोज देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम एसेट और लायबिलिटी को साल के अंत में कैलकुलेट कर लेते हैं कि पिछले साल इतना था, इस साल इतना है। ठीक है, तो साल पर मेजर करना ज्यादा बेटर होता है। तो वही चीज ये क्या बोल रहा है, स्टॉक वर्सेस फ्लो, यानी वो वेरिएबल जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए उसको स्टॉक वेरिएबल कहते हैं, और वो वेरिएबल जिसको ओवर पीरियड किया जाए उसको फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट है टाइम डायमेंशन। इसके अंदर ना देखो, ध्यान से समझना, एक दिन पर एक पॉइंट पर तुरंत मेजर किया गया तो इसमें टाइम डायमेंशन का एज सच टाइम का बहुत इंपैक्ट नहीं होता, रेलेवेंस। लेकिन इसमें टाइम डायमेंशन, यानी टाइम डायमेंशन वर्ड का यहां मतलब समझो इंटरवल। क्या इंटरवल, इसमें टाइम इंटरवल एज सच नहीं हुआ, स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट डेट पर कैलकुलेट हो गया। वेयर एज फ्लो के लिए एक ओवर द पीरियड का डायमेंशन तो हुआ ना, एक पीरियड का पूरा हमारा इतना कवरेज हुआ। ठीक है, तो यही चीज ये बोल रहा हूं, उतना इंटरवल उसमें कवर होता है, तो उसमें टाइम डायमेंशन होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंसेप्ट, मतलब स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक कंसेप्ट कहने का मतलब है कि ये ना एक दिन पर जो हमने मेजर किया है वो वहां पर रुकेगा, फिर अगली बार जब मैं डेट करूंगा तब जाकर उसका चेंज मुझे पता चलेगा। फॉर दैट टाइम ये स्टैटिक नेचर का है। वेयर एज हर दिन हमारा जो फ्लो का कंसेप्ट है, हर मिनट में वो बढ़ता घटते रहता है। प्रॉफिट हर मिनट में सेल हो रही है, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, तो वो ओवर द पीरियड कैलकुलेट भी हो रहा है और ओवर द पीरियड हर सेकंड में बढ़े घटे जा रहा है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा डायनामिक कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, कई सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को देखो रेड में किया है, एग्जाम में यही आपको फंसाता है। ठीक है, एग्जाम में ये आपको फंसा सकता है। इतने एग्जाम्पल्स ना आप पूरा गूगल करके खोज लो, आपको इतने एग्जाम्पल्स नहीं मिलने वाले हैं। आपके बुक में भी 1-2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन आपके हर एक चैप्टर को मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया एक तरीके से कि भाई वो आपके बुक में दिया हुआ कंसेप्ट स्टॉक का है या वो कंसेप्ट फ्लो का है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर को कर दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सुन लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मनी सप्लाई, फिर है नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम और जीडीपी। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो भाई हमारा जो मनी सप्लाई और नेशनल वेल्थ है वो स्टॉक का कंसेप्ट है, वेयर एज हमारा नेशनल इनकम और जीडीपी फ्लो के कंसेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशंस भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसमें लिखा है मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और किसमें लिखा है मेजर्ड ड्यूरिंग द ईयर या ओवर अ पीरियड। ठीक है, ओके, इसके बारे में लॉजिक में मनी सप्लाई और ऐसा क्यों हुआ है ये मैं अपने मेन बैचेस में समझाता हूं, बट अभी क्योंकि हम रिवीजन सेशन में हैं तो मैं उस चीज को कवर यहां नहीं कर रहा। ठीक है, आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। मैंने जैसा कि बताया था कि सर्कुलर फ्लो में जो ये फ्लो वर्ड है ये 2 तरीके के होते हैं। पहला एक फ्लो है रियल
एक है नॉमिनल। जब गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में हम बात करते हैं, फ्लो को मेजर करते हैं, चेक करते हैं, तो उसको रियल कहते हैं, और जब मनी के फॉर्म में हम करते हैं तो उसको नॉमिनल या मनी फ्लो कहते हैं, ठीक है, रुपए के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फ्लो इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड इज कॉल्ड रियल फ्लो, वेयर एज ये फ्लो इन टर्म्स ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड इज कॉल्ड मनी फ्लो, ठीक है, और नॉमिनल फ्लो, ठीक। ऑल्टरनेट नेम मैंने लिखा है, फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ एक्सचेंज, यहां पर क्या एक्सचेंज हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस, यहां पे क्या फ्लो हो रहा है, मनी, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या आता है, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है, ध्यान से समझना। यहां पर आता है LLCE का यूज करके गुड्स एंड सर्विस जो बनाया गया, ठीक है, मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप का यूज करके जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ, तो ये 4 सर्विसेज और ये गुड्स एंड सर्विसेज ये आता है हमारे रियल का पार्ट में। वेयर एस इसके लिए जो पेमेंट होती है RWIP, ठीक है, RWIP जो इनकम आता है और बाद में उसका एक्सपेंडिचर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारे नॉमिनल या मनी फ्लो का पार्ट हो गए, और यहां पर जो फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो हमारे रियल यानी फिजिकल फ्लो का पार्ट होते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर मनी फ्लो ना हो या मनी ही ना हो इकोनॉमी में तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, और बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम ना नॉमिनल या मनी फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है, वो रियल या फिजिकल फ्लो का प्रॉब्लम है। तो मैंने यहां लिखा है देयर विल बी डिफिकल्टी इन एक्सचेंज इफ देयर इज नो मनी फ्लो, ठीक है। तो रियल फ्लो में ये डिफिकल्टी है, बट देयर इज नो एज सच डिफिकल्टी इन फिजिकल फ्लो। क्यों नहीं होता, इसके लिए जब मैं मनी चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा ना, मनी चैप्टर, तो मनी चैप्टर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा व्हाई इट इज लाइक दैट, ठीक है। ओके, जैसा कि मैंने एक टॉपिक बोला था 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ना जो डिटेल्ड वर्जन है वो सिर्फ 2 सेक्टर्स का है, लेकिन 4 सेक्टर्स होते हैं प्राइमरली, उसके बारे में आपको जानना है, लेकिन डिटेल आगे फर्दर हम 2 ही सेक्टर को लेके चलेंगे, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है। तो ध्यान से समझना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 4 सेक्टर कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन, ठीक है। तो अगर मैं एक बात बोलूं, हाउस होल्ड क्या करता है, तो ध्यान समझो, हम लोग सोसाइटी ऐसे समझो ना, हाउस होल्ड को समझो सोसाइटी, फर्म को समझो जो बिजनेस यानी फैक्ट्री समझ लो, फैक्ट्री समझ लो एक तरीके से, गवर्नमेंट तो आप जान ही रहे हो, और ये हो गया हमारा फॉरेन, मतलब इंडिया के बाहर की सारी कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, ध्यान समझना। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सोसाइटी के लोग मतलब हमारे ही लोग, हम ही लोग, तो कोई बिजनेस जब कर रहा है तो अपना लैंड लगा रहा है, कई लोग को हायर कर रहा है, तो सोसाइटी के ही लोग तो लेबर देने आ रहे हैं, लेबर यानी अपना मैनुअल वर्क करने आ रहे हैं। सोसाइटी के ही लोग तो अपना कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस का पास अपने से थोड़ी कैपिटल आ जाएगा, और सोसाइटी के ही वो लोग हैं जो रिस्क लेते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने यानी एंटरप्रेन्योरशिप। तो सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी जिनको हम कहते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी ओनर ऑफ LLCE लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ये प्रोवाइड करते हैं इन 4 चीजों को, किसको, फर्म को, और बदले में उनसे मांगते हैं RWIP रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। फिर फर्म क्या करती है, वो ये फैक्टर सर्विसेज को हायर करती है, बाई करती है, और इसका यूज करके वो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर जब ये पैसा, आप ऐसे समझो, फर्म को RWIP इनकम आ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बेच के, सॉरी, हाउस होल्ड को RWIP आ रहा है फर्म से, उनकी इनकम हो रही है, और गुड्स एंड सर्विसेज बेच के फर्म को इनकम हो रही है। दोनों जगह जब इनकम होगी तो हमारे मोदी जी बोलेंगे ना, मित्रों लाओ कुछ पैसे हमारे को दे दो, तो गवर्नमेंट भी तो है वहां पर। तो यहां पर ये बोल रहा, गवर्नमेंट का यहां पर मेन काम क्या है, तो ये बोल रही है टैक्स बटोरना, भले काम ना करे उस टैक्स से, ठीक है, अपना पार्टी कर रहे हैं आजकल। दूसरा तो कलेक्ट करना टैक्स, दूसरी बात है लोगों का वेलफेयर करना, हालांकि हो नहीं रहा है ढंग से, ठीक है। और गवर्नमेंट भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, यानी गवर्नमेंट के कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिजनेसेस हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। तो गवर्नमेंट का ये काम हो गया। तो हाउस होल्ड का काम समझ में आया, वो फैक्टर सर्विस देगा और बदले में उनसे फैक्टर पेमेंट लेगा। फर्म क्या करेगी, वो फैक्टर सर्विसेज को हायर कर रही है,
उसका यूज करके गुड्स एंड सर्विस बना रही है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहा है और उस टैक्स को वेलफेयर ऑफ द पीपल में लगा रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके पीपल तक पहुंचा रहा है, ठीक है, यानी सोसाइटी तक पहुंचा रहा है, हाउस होल्ड तक। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है हमारा भाई, जब तक, अगर मैं ये बात बोलूं, यहां तक इन तीन को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, याद रखना इनको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी 2 सेक्टर या 3 सेक्टर तक हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, और ये था हमारा बिफोर 1991। 1991 में ऐसा क्या हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था ना। बिफोर टू दैट ये 3 सेक्टर चलता है, लेकिन करंटली हमारा इंडिया में क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हम लोग ट्रेड करते हैं, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जाते हैं, हमारे फैक्टर सर्विसेज बाहर जाते हैं, यानी हमारे लोग बाहर काम करने जाते हैं, बाहर पैसा लगाते हैं, बाहर बिजनेस खोलते हैं, और बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, काम करने आ रहे हैं। तो ये बोल रहा है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 1991, तो आफ्टर 1991, ठीक है, 1991 या ऑनवर्ड्स से क्या हो गया है, ओपन इकोनॉमी हो गई है। तो इसको मैं बोल दिया क्या, ओपन इकोनॉमी। मैंने नोट में ये सारी बात यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी इसको कहा गया। तो अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या काम है, तो सिंपल सा देखो यहाँ पर बोल रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी मेजरली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखोगे, और ये शुरू हुआ था आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये भी बता दिया है। आपके सिलेबस में 4 सेक्टर्स का इतना डिटेल तो है, एग्जाम में इतना डिटेल पूछा जा सकता है, लेकिन इसके बाद हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म को देखेंगे, बाकी गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को साइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर, या जिसको हम सिंपल मॉडल इकोनॉमी कहते हैं, 2 सेक्टर के बीच कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हाउस होल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देगा किसको, फर्म को। फिर फर्म उसके बदले इनको पेमेंट देगी RWIP, जिसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट या फैक्टर सर्विसेज। उस अब जब पैसा आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, फर्म को पैसा देकर एक्सपेंडिचर करेंगे, उनसे क्या लेंगे, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर में अगर मैं बोलूं तो देखो आपका पॉइंट नंबर 1 में और आपका पॉइंट नंबर 4 में गुड्स एंड सर्विसेज ही तो आ रहे हैं, यहाँ पे सर्विसेज है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज है, तो ये दोनों ही रियल फ्लो का है। वेयरएस यहाँ पर देखो ना क्या आ रहा है, यहाँ पर रुपया जा रहा है, यहाँ पर अलग अलग नाम से रुपया आ रहा है। तो रुपया आ रहा है तो ये भाई क्या है, मनी फ्लो का पार्ट है। तो यही चीज ये बोल रहा है, और ये कैसे मोशन में आपको दिख रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, यानी ये सर्कुलर मोशन में हो रहा है। इसीलिए इस मॉडल का नाम, इस चैप्टर का नाम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी कहा गया है, कि इकोनॉमी के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज, मनी का किस तरीके से आपस में बिटवीन 4 सेक्टर्स, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 सेक्टर अभी लो, चारों सेक्टर के बीच कैसे पैसा आता है और जाता है, गुड्स कैसे आते हैं और जाते हैं, वही चीज है इस चैप्टर में। चैप्टर का कंक्लूजन ध्यान से समझना 2 सेक्टर मॉडल में, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ एंड आपका जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनना, एक 2 सेक्टर मॉडल के अंदर में हमारा जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही कंजम्पशन होता है, ये अज्यूम करके भी चलते हैं और रियलिस्टिकली भी वैसा ही हो पाएगा। जो बनाओगे 2 सेक्टर मॉडल में वही खरीदना भी है, क्योंकि उतना ही पैसा बनाने का ही पैसा मिला है हाउस होल्ड को, और वही उस पर खर्चा कर सकती है, ठीक है। तो टोटल कंजम्पशन और फैक्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो कमाया है वही स्पेंड भी होता है। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, पेमेंट, इनकम, ये सब इक्वल होता है 2 सेक्टर मॉडल में, यानी रियल और नॉमिनल फ्लो भी यहाँ पर इक्वल होती है। यहाँ पर कोई भी लीकेजेस और इंजेक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैंकिंग जैसा चीज नहीं है। अभी हमने बैंकिंग को इन्वॉल्व नहीं किया। बैंकिंग को इन्वॉल्व कर दें, या हम यहाँ पर ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितना भी पैसा कमाया है ना वो सब खर्चा कर दिया जाएगा, जो भी पैसा कमाया गया वो खर्चा किया जाएगा। तो इस वजह से देयर इज नो लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज इंजेक्शन क्या होता है अभी नीचे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और लास्ट टॉपिक, ये एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट समटाइम्स इट इज आस्क्ड, ठीक है। तो सुनना, इंजेक्शन का मतलब बॉडी में क्या होता है भाई, कोई फ्लूइड को डालना, कोई मेडिसिन को डालना लिक्विड में, राइट। सेम टू सेम
हमारे इकोनॉमी के अंदर ना पंप इन करना, इंजेक्ट करना पैसा, यानी पैसे का फ्लो बढ़ाना, तो उसको कहते हैं इंजेक्शन। और सिरेंज से खींच भी सकते हैं ना, तो जब मैं ये कर रहा हूं ना, निकाल रहा हूं, तो पंप आउट कर रहा हूं, तो उसको कहते हैं हमारा ये लीकेजेस। तो पैसा इकोनॉमी में डालने को कह रहे हैं क्या, इंजेक्शन, निकालने को कह रहे हैं लीकेजेस। पैसा डाल कैसे सकते हैं, तो बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ज्यादा पैसा, ठीक है। और निकाल कैसे सकते हैं, बाय वे ऑफ सेविंग्स, ठीक है। तो सेविंग्स लीड्स टू लीकेजेस एंड इंजेक्शन, सॉरी, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंजेक्शन, ठीक है। तो यहां पर इसको पंप इन पंप आउट के नाम से भी जाना जाता है, तो वही मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। इससे इंक्रीज होगा हमारा फ्लो और इससे हमारा फ्लो रिड्यूस होगा। और एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया है इन्वेस्टमेंट और सेविंग का, ठीक है। तो जैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, विथ दिस वी हैव वाइंडेड आवर चैप्टर 1, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने कवरेज कर दी है और 20 मिनट का मैंने ये टॉपिक लिया है अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। हालांकि रिवीजन में इतना ज़्यादा मैं कवरेज करता नहीं हूँ, बट दिस इज फर्स्ट चैप्टर, तो आपको कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मैंने कर दिया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है ना, तो आप क्या करना, इस नंबर पे, जैसा मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ अपने वीडियो में, आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करना प्लीज। और मैसेज का टाइम 9 to 11 PM में करना, इसी टाइम पे मैं फ्री होकर आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप इस पे करोगे तो मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई आपके क्वेरी का दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, मेरे को एक मैसेज पिंग कर सकते हैं। और अगर किसी मैसेज पर, किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, सिमिलर पे आप लाइक्स बहुत ज़्यादा कर दिए कि कई लोग को डाउट आ रहे हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ना लाइव आकर आपके लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी चीज़ें सिंप्लीफाइड लग रही हैं, क्रिस्टल क्लियर लग रहा है और लग रहा है कि टाइम वेस्टेज फालतू की बातों में नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरा भी बेनिफिट होगा और मैं थोड़ा जोश में आऊँगा तो आपका बेनिफिट ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।